हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने यूपीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 यूपीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 1, कानपुर कॉन्स्पिरेसी वॉज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ विच मूवमेंट। कानपुर षड्यंत्र किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था? खिलाफत, असहयोग, कम्युनिस्ट आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ कानपुर कॉन्स्पिरेसी था। अब देखिए, ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो या मेरठ कॉन्स्पिरेसी हो, ये आपके कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ होगा। और ये जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, ये एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी 1925 में, और उसी के इर्द गिर्द 1924 में इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको भी एम.एन. रॉय ने बनाया था। एक तरह से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल चलता था उस समय कि पूरे दुनिया का जो लेबर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, वो इकट्ठा हो जाए। तो इसी को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए कानपुर कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। अब बाकी के भी ऑप्शंस देखते हैं कि खिलाफत। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है अली भाइयों द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा 1919 में स्टार्ट किया गया था कि खलीफा का जो पद था तुर्की में, उसको हटा दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ऐसे में खलीफा के पद को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई भारत में अली भाइयों के द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा। इसके बाद अदर ऑप्शन था नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने कहा था उस समय कि आई विल गिव यू स्वराज विद इन 1 ईयर, मैं आपको 1 साल में स्वराज दे दूंगा। तो 1919 से ही गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट सत्याग्रह था, तो वो जब फ्लॉप होता है, फेल्योर हो जाता है, तो तभी से उन्होंने लामबंद करना शुरू किया था। और खिलाफत के साथ साथ उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवा लिया था। इसके बाद एक और ऑप्शन था अपने पास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना है ब्रिटिश सरकार ने। तो ऐसे में नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना है, 1 साल का अल्टीमेटम 1928 में, दिसंबर 1928 में दिया था गांधी जी ने। 1929 में 31 दिसंबर को वो अल्टीमेटम का समय समाप्त हो जाता है। तो फिर ये तय होता है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के कि अब हम गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द थ्योरी ऑफ सेपरेट नेशंस फॉर मुस्लिम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, सर मोहम्मद इकबाल। देखिए, ये वही इकबाल हैं जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये इलाहाबाद का इनका जो सेशन है मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता इकबाल ने की है। और अध्यक्षता करने के दौरान उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना ही सर्वाधिक उचित है। तो वहीं से एक तरह से कहा जाता है दैट वाज द जेनेसिस ऑफ सेपरेट नेशन। ठीक है, तो ये थी बात मोहम्मद इकबाल की। अब चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द इजाद किया था। एक उन्होंने पैम्पलेट उस समय बनाया था, उस समय पैम्पलेट का बहुत ही चलन हुआ करता था। तो उन्होंने एक पैम्पलेट बनवाया था, लिखा था कि नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। या तो हमें जीना है तो फिर अलग नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, नहीं जीवन भर के लिए हमें यातनाएं झेलनी हैं तो फिर रहिए हिंदुस्तान के साथ। तो इसके बाद 1940 में जब जिन्ना अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के, ये भी अधिवेशन लाहौर का ही है, तो 1940 में इस अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ, ये तय हुआ कि अब मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व होगा वो अलग राष्ट्र के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा। तो ऑफिशियली डिमांड किया गया है। 3 साल बाद फिर से इन्होंने पाकिस्तान दिवस भी मनाया है। तो ऐसे में इन लोगों का 1940 से ही ये इरादा पूरा फिक्स हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3,
क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच प्रपोजल? भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के खिलाफ शुरू किया गया था? वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन? जल्दी से दीजिए सही आंसर इसका। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ है और क्रिप्स मिशन भी 1942 में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्रिप्स मिशन। अब देखिए, क्रिप्स मिशन के दौरान ये तय हुआ कि क्रिप्स में ने कहा कि हम युद्ध के बाद, क्योंकि उस समय युद्ध का दौर चल रहा था, तो युद्ध के बाद आपको संविधान बनाने वाली संस्था देंगे, युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो सब कुछ युद्ध के बाद की बात की जा रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि सब कुछ युद्ध के बाद है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। उत्तर की तिथि का कोई चेक हमें पकड़ा रहे हैं जिसमें डेट भी नहीं मालूम कि कब होगा। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन की बात हो गई। अब अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, जैसे वेबल प्लान, तो देखिए एक चीज़ क्रोनोलॉजी से मैंने लिखा है। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में लंदन में अनाउंस किया गया, उसकी घोषणा लंदन में हुई, और भारत फरवरी 1928 में लाया गया। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, लेबर मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल गवर्नमेंट के, तो वो उनके नेतृत्व में आया था। इसके बाद वेबल प्लान्स, वेबल चूँकि वाइसराय थे, लॉर्ड वेबल यहाँ पे वाइसराय थे उस समय 1945 में, तो उन्होंने सभी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई शिमला में, और उसी को शिमला प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस भी, शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। उसमें ये तय हुआ कि वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज़ और इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स होंगे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये एक तरह से सबसे सफल प्लान माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन भी इसी प्लान के अंतर्गत हुआ, और एक अंतरिम सरकार का गठन नेहरू जी के नेतृत्व में इसी प्लान के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये अदर अलग ऑप्शंस भी डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the president of the team of advocate fought for the trial of Redford for Indian National Army in 1945? 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए लाल किले के मुकदमे के लिए लड़ी गई अधिवक्ता की टीम के अध्यक्ष कौन थे? भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरू, कैलाश नाथ काटजू? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, भूला भाई देसाई। अब देखिए, ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो किस्सा है, बैटल ऑफ इम्फाल में कुछ लोग जैसे जीएस धिल्लन, शाहनवाज खान या प्रेम सहगल, इन लोगों को पकड़ा गया था और इन लोगों के ऊपर जॉइंट कोर्ट मार्शल किया गया है। तो बचाव में बहुत सारे लोग आए हैं, और ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड की जा रही थी। और जब भारत पर आक्रमण का दौर हुआ है ब्रिटिश के खिलाफ, तो म्यांमार के रास्ते ये लोग आए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को पकड़ा गया है। तो उनको जो अरेस्ट किया गया, तो उनके खिलाफ मुकदमा कहाँ चला है? लाल किला में, इसलिए इसको लाल किला मुकदमा या आईएनए ट्रायल भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें 4 लोगों का डिफेंस कमेटी में मेन लीडर थे। तो उसमें भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, ये सब लोग थे इसमें, और जिसकी अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। इसके बाद जो फेमस कोर्ट मार्शल है, उसमें 3 व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये इंडियन नेशनल आर्मी के आज़ाद हिंद फौज के ये सैनिक थे, जीएस धिल्लन, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला? वाद्य यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? आदिल शाह, बैजू बाबरा, तानसेन, अमीर खुसरो? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, अमीर खुसरो। अब देखिए, अमीर खुसरो जो है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो जाएंगे मिडिवियल इंडिया के, क्योंकि मिडिवियल इंडिया में उनको कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, भारत का तोता। और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के दरबार में काम किया है, और उन्होंने किताब लिखी थी खाजियान उल फतेह। ये किताब इसलिए फेमस है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के ऊपर अटैक किया है, उनको मार दिया है, तो वहाँ जो जौहर परफॉर्म किया गया है, तो वो जौहर भी इस खाजियान उल फतेह में लिखा हुआ है। एक तो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, उसमें भी लिखा हुआ है, और एक अमीर खुसरो के खाजियान उल फतेह में भी इसका जिक्र है। इसके बाद इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला और सितार भी इन्होंने
डिज़ाइन किया या कह सकते हैं इन्वेंट किया। साथ के साथ बहुत सारे राग भी इन्होंने दिए हैं। जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में राग का चर्चा है, तो राग भी इन्होंने बहुत सारा दिया है अमीर खुसरो ने। इनका जन्म हुआ था कासगंज में, इनका जन्म हुआ था कासगंज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड? भारत के संविधान के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 53, 57, 61, 56। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। अब देखिए सी क्यों सही आंसर है, तो आर्टिकल 61 ये कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाएगा। जब संसद को यह लगेगा कि अब राष्ट्रपति संविधान सम्मत काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या वो इस पद पर बने रहने लायक नहीं है, मतलब या तो दिमागी तौर से विक्षिप्त हो गए हों, तो भी ऐसा हो सकता है कि उनको हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो एक ही तरीका है उनको हटाने का, वो है महाभियोग। अब लाया कैसे जाएगा, तो 2-3 बातें हैं यहाँ पर कि जब कभी भी किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाना है, तो 1/4 सदस्यों का उसमें सिग्नेचर या उनकी सहमति जरूरी है। इसके बाद 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये इन्फॉर्म किया जाएगा, पूर्व सूचना दी जाएगी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं। और जब भी किसी भी सदन से इसको पारित करना होगा, तो उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य के द्वारा इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, तभी ये उस सदन से पास माना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केवल एक जगह टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 शब्द यूज होता है, वो होता है राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है उस प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। ठीक है, बाकी कहीं पे भी 2/3 मेजोरिटी, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने लोग उपस्थित हैं केवल उनका देखा जाता है। ठीक है, तो केवल एक जगह वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए। और जब वो दोनों सदन में सेम प्रोसेस से गुजरेंगे, तो अगर वो पारित हो जाता है 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का, तो उनको इम्पीच करके हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया गया है, किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 53, अदर आर्टिकल्स थे आपके, जैसे आर्टिकल 53 था, तो आर्टिकल 53 ये कहता है कि जितने भी काम जो संघ के कार्यकारी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, पद का कार्यकाल होगा, वो कितने समय का होगा, तो ये बताया गया है कि 5 साल का होगा, लेकिन वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर जो आने वाला है नया राष्ट्रपति, वो पद पर पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये दोनों ही बातें हैं, 5 साल तो है ही है, लेकिन तब तक वो पद पर बने रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस एंटर नहीं कर जाता है। इसके बाद आर्टिकल 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति दोबारा लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति भारत का हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद के अलावा 2 बार भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, क्योंकि ये राजेंद्र बाबू को सम्मान दिया गया है। तो इसीलिए कोई भी जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होते हैं, जो पद पर बने हुए प्रेसिडेंट होते हैं, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली? निम्नलिखित में से किसकी विधानसभा में कम से कम सदस्य है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सिक्किम। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकती है संख्या और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सिक्किम में 32 है केवल, और गोवा में और मिजोरम में 40 है। तो ये जो चीज़ है कि 3 एक्सेप्शंस हैं राज्य के हिसाब से, और एक एक्सेप्शन वैसे और है पुडुचेरी, जहाँ 30 हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, शिवसेना। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, शिवसेना। अब देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी या बाकी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सब नेशनल पार्टी हैं। भारत में टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इन 8 राष्ट्रीय पार्टी का क्रम क्या है?
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसका गठन हुआ था 1885 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1925 में। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही एक अलग पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, 1964 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। तृणमूल कांग्रेस 1998 में। नेशनल कांग्रेस पार्टी ये बनी थी 1999 में। और 2016 के आसपास नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये पीएस संगमा की पार्टी है। ठीक है, ये पीएस संगमा वही है जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस से अलग बनाया था, तो इनकी ही पार्टी है। और मेघालय में आज भी एनपीपी की सरकार है। कॉर्डनेट संगमा इसके मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, तो वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी की भी सरकार है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में ये बहुत सारा अलग अलग राज्यों में भी है, तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स इन इंडिया, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स। भारत में 5 जोनल काउंसिल हैं या क्षेत्रीय परिषद हैं। जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यूनियन होम मिनिस्टर। अब देखिए भारत में 5 जोन है, 5 अलग अलग जोन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। जो ईस्टर्न जोन है उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वेस्टर्न में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। उत्तरी जो नॉर्दर्न काउंसिल है उसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जो दक्षिणी काउंसिल है, सॉदर्न काउंसिल है, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और उत्तराखंड। तो इस तरह से 5 काउंसिल हैं। और इसके अलावा जो बच जाता है वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, है ना, नॉर्थ ईस्ट का एक अलग काउंसिल है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो जोनल काउंसिल होता है, जैसे भारत को अलग अलग जोन में बांटा गया है, तो जिस जोन में जो राज्य आता है उस राज्य का मुख्यमंत्री उस जोनल काउंसिल का सदस्य हो जाता है। और लेकिन उस जोनल काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर ही होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री ही होंगे। 1972 में उत्तर पूर्व राज्यों के लिए एक अलग परिषद का गठन किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, और 2 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये किसी भी जोनल काउंसिल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट ग्रांट एनी सिटीजनशिप immigrants who came before 31st December 2014 if they have come from। नागरिकता संशोधन अधिनियम उन अप्रवासियों को नागरिकता नहीं देगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, अगर वे डैश से आए हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, म्यांमार। देखिए हाल ही में CAA जो है वो 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है और वे इन 6 धर्मों में से किसी एक में से बिलोंग करता है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, अगर इन कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है तो उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। मतलब मुस्लिम अगर इन देशों से आते हैं तो हम नहीं देंगे। उनका तर्क या आधार ये है कि ये तीनों ही देश मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कंट्री है, तो इसलिए यहाँ पर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा होगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। अन्य ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, ये जो 6 रिलीजन हैं, उनके साथ भेदभाव होता होगा, उनके साथ प्रताड़नाएँ होती होंगी, इसलिए हम इनको दे देंगे सिटीजनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, Goods for which demand move in the opposite direction of the income of the consumer are called। वह वस्तु जिसके लिए उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में मांग को कहा जाता है। इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। निकृष्ट वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। देखिए जब व्यक्ति की आय के साथ वो विपरीत दिशा में जाएगा तो मांग का तो वो कहलाएगा इन्फीरियर गुड्स। मतलब अगर आय बढ़ेगा और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो डिमांड घट जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फीरियर गुड्स कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और
कि सब यहाँ पे नॉर्मल गुड्स में कोई फ़र्क नहीं होता है, आय बढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उस गुड्स का डिमांड, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि अगर किसी भी वस्तु का कॉम्प्लीमेंट अगर पॉपुलर होता है तो वो उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज़ कि आपको किसी चीज़ कोई चीज़ आप परचेज़ करते हो और उस परचेज़ करने के साथ आपको कोई सप्लीमेंट्री चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हमने टेलीविज़न परचेज़ करा तो उसके साथ साथ डिश टीवीज़ ऑलरेडी जो है उसकी डिमांड भी बढ़ेंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद एक सब्स्टिट्यूट है कि आप किसी एक वस्तु को आज तक यूज़ कर रहे थे और उसके बदले में अब आप दूसरा चीज़ यूज़ करने लगे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंडियन विजिट्स टोक्यो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉच ओलंपिक गेम्स, इट इज़ डैश फॉर इंडिया। ओलंपिक खेलों को देखने के लिए एक भारतीय नई दिल्ली से टोक्यो जाता है, यह भारत के लिए है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इंपोर्ट। देखिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कभी भी भारत में पैसा आएगा तो वो भारत के लिए होगा एक्सपोर्ट, निर्यात, और जब कभी भी भारत से पैसा बाहर जाएगा तो वो भारत के लिए होगा इंपोर्ट, मतलब आयात। तो सेम चीज़, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर गया है तो भारत के लिए आयात हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सब्सिडरीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया, भारत में कंपनियों की सहायक कंपनियां, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों में प्रमुख विदेशी इक्विटी होल्डिंग, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से वित्त पोषित कंपनियां, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर समूह निवेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है डी। देखिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, दो तरह से विदेशी इन्वेस्टमेंट होता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष निवेश, और एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जब हम स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आप वहाँ का शेयर खरीद लीजिए, डिबेंचर खरीद लीजिए, या आप बॉन्ड्स खरीद लीजिए उस कंट्रीज़ के, तो वो सारे आपके आ जाएंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं है, वो अलग है ना, वो अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकॉनमी इट विल, अगर किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटती है तो यह होगा डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में खपत व्यय में कमी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कर संग्रह में वृद्धि, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाता है, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकॉनमी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाता है। मतलब इंटरेस्ट रेट के घटाने से क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर हम ब्याज दर को कम करेंगे तो कंपनीज को लोन लेने में ज़्यादा सस्ता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स लोन लेंगे, और इससे जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है बढ़ेगा। इसीलिए इकॉनमी में ब्याज दर को सस्ता किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है? अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इनकरिंग लॉसेस, फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वेंचर कैपिटल, बार बार आप सुनते होंगे वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। जब नए उद्यमियों को स्टार्टअप में दिया जाता है पैसा, स्टार्टअप करने के लिए कोई बड़ी कंपनियां या बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है वेंचर कैपिटल। जैसे एक्सेल पार्टनर्स या ब्लूम वेंचर्स, ये सब वेंचर कैपिटल के टर्म में इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सोनोरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है डी, सोनोरन। देखिए 3G आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का, कि गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये जो 3G है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, पूरा का पूरा पश्चिमी भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो डेजर्ट इलाका है, और जो पूर्वी भाग है उसमें कुछ हरा भरा है। इसके बाद जो सोनोरन डेजर्ट है, ये फेमस डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का,
और इसमें भी नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए का दक्षिणी भाग आप कह सकते हैं, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में है ये, और मेक्सिको में है थोड़ा बहुत। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है फेमस डेजर्ट सोनोरन। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज हिमालयन रीजन हैज़ प्लेंटी ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफेरस ट्री। भारत के हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी पेड़ बहुत हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। साल, देवदार, सजान, फर। साल, पाइन, स्प्रूस, फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, साल। देखिए साल जो है वो पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती का मतलब डेसिडुअस। आप देखेंगे कि बहुत सारे भारत के क्षेत्र में जैसे एमपी, यूपी, बिहार, इन सब क्षेत्रों में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और साथ के साथ जो हिमालय में भी जो 900 मीटर से कम का एलिवेशन है शिवालिक एरिया का, वो वहाँ भी साल, टीक, शीशम आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, Earth's internal structure has 3 divisions, that is crust, mantle and core. Core is mainly made up of. पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 विभाजन हैं, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर मुख्य रूप से बना है सिलिकॉन एल्युमिनियम, आयरन एल्युमिनियम सिलिकॉन, आयरन निकेल, सिलिकॉन मेटल्स। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्रस्ट, मेंटल, कोर के लिए सियाल, सीमा और नाइफ आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है, क्रस्ट में मेनली सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, मेंटल में सिलिकॉन और मेटल्स या मैग्नीशियम वाला चीज़ ज़्यादा है। इसके बाद कोर में निकेल और आयरन, आयरन को जो कि फेरस भी कहते हैं, तो नाइफ आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। एक जो मैंने और ऑप्शन दिया था लोहा, एल्युमिनियम और सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम और सिलिका, ये बेसिकली दिया था लेटराइट सॉइल के लिए। देखिए लेटराइट सॉइल इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर मेनली इन्हीं तीनों चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली होता है लेटराइट सॉइल में। और चूंकि लेटराइट सॉइल ऐसे एरिया में पाया जाता है जहां बारिश अधिक हो रही हो, तो ऐसे में सिलिका जो है पानी के साथ डिजॉल्व होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और सतह पर, सरफेस के ऊपर आयरन और एल्युमिनियम बच जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन में दिया था कि इसका संबंध लेटराइट सॉइल से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करता है। इंडिया, ब्राजील, चीन, यूएसए। भारत, ब्राजील, चीन, यूएसए। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राजील। देखिए ब्राजील कॉफी हो या गन्ना हो, शुगर केन हो, इसमें नंबर 1 है। और ब्राज़ील नंबर 1 है कॉफ़ी प्रोड्यूसर। उसके बाद वियतनाम और कोलंबिया ये नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं। इंडिया 5th 6th नंबर पे आता है। ठीक है। इंडोनेशिया इंडिया से पहले आता है, इथोपिया इंडिया से पहले आता है। ठीक है। बाकी इंडिया कभी कभी होंडुरस से पीछे चला जाता है, कभी होंडुरस के साथ आ जाता है। तो 5th 6th नंबर पे आप कह सकते हैं इंडिया रहता है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग में। इसके बाद जो है भारत में अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, तो कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। ठीक है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफ़ी लार्जेस्ट है इंडिया में। और बाकी अगर चाइना देखें तो चाइना मैक्सिमम चीज़ में, चाहे धान हो, गेहूं हो, उसमें चाइना नंबर 1 है। इसके बाद यूएसए मक्का में नंबर 1 है। इंडिया दाल में नंबर 1 है। तो या इंडिया ब्लैक टी में भी नंबर 1 है, जूट में नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। कनेक्टिंग फार फ्लंग बॉर्डर एरियाज एंड रूरल एरियाज बाय रोड्स। दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ना। कनेक्टिंग फार फ्लंग बॉर्डर एरियाज एंड रूरल एरियाज बाय रेल रूट्स। मॉडर्नाइज इंडियन पोर्ट्स टू एनहांस वाटरवेज कनेक्टिविटी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। देखिए क्या किया गया है कि गुजरात से स्टार्ट करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार और फिर नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया, इसको कवर किया जाएगा बॉर्डर एरियाज़ में। एक तरह से भारत को हार पहनाना, तो भारत को माला पहनाना, तो ये भारतमाला परियोजना है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन नंबर 3 जो है मॉडर्नाइज इंडियन पोर्ट्स, इसके लिए मैंने डाला हुआ है कि सागरमाला प्रोजेक्ट है।
जैसे भारतमाला है वैसे ही सागरमाला है, कि पोर्ट्स को आपस में, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि वाटरवेज के द्वारा बहुत सारे गुड्स को इंटर कंट्री, मतलब भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य सागर सी रूट के माध्यम से हम गुड्स को पहुंचा पाएंगे। तो उसके लिए सागरमाला परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है और की गई है। और साथ के साथ सागरमाला में ये भी देखा गया है कि पोर्ट, अधिक से अधिक पोर्ट जो हैं वो कनेक्टेड हों हिंटरलैंड से, ताकि हम गुड्स को भी पोर्ट तक आ जा सके, बहुत ला जा सके बहुत आसानी से। तो इस तरह से मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस में आ सकते हैं इस साल वो डिस्कस किए। अगर आपको मेरा चैनल पे जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।